सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम अब समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट बारी 71 बीपीएससी पीटी एंड मेंस एग्ज़ाम का है। तो आज चूँकि 1 मई है, अब जो भी 70 मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो एक दिन रिलैक्स करके 71 में लग जाइए, या जिनका 70 पीटी नहीं हो पाया है वो फिर नए सिरे से अब आप लोग को लग जाना चाहिए, क्योंकि 71 का पीटी मतलब मेरे ख्याल से सितंबर के आसपास हो जाएगा। बाकी सितंबर अगर पीटी में भी अगर हो गया तो मान के चलिए कि लास्ट दिसंबर इस साल में 2025 में वो मेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट बीपीएससी करा लेगी। तो काफ़ी कम समय है। तो मैं पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल IAS फाइटर्स पे इस बात का जिक्र किया था से 3-4 दिन पहले कि अब 71 के लिए भी पीटी और मेंस के लिए लगातार कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर और आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। अगर आप 70 का अगर मेंस का एग्ज़ाम देखिएगा तो टेलीग्राम पे जो भी मैं शेयर किया कंटेंट मेंस के लिए, या जो भी मैं यूट्यूब पर 1 अप्रैल से लिया रिवीजन फ्री 70 बीपीएससी के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वहीं से आया हुआ था। अब मेरा यही प्रयास रहेगा कि अगले जो भी 8-10 महीने में आपका जो एग्ज़ाम 71 बीपीएससी आगे है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी मेंस का अच्छा कंटेंट, अच्छा लेक्चर हमारे यूट्यूब पर और मैं अपने टेलीग्राम पे आपको अपलोड करता रहूँगा। आप इसका लाभ उठाइए। तो आइए आज का जो लेक्चर है, ये टॉपिक आपको सामने दिख रहा होगा, जातिगत जनगणना, कास्ट बेस्ड सेंसस। और अगले 1-1.5 साल तक हमारे देश की राजनीति में ये टॉपिक काफ़ी चर्चा का विषय होगा। 71 आप पीटी दे रहे हो या मेंस दीजिएगा, इवन जिनका 70 मेंस जो दे चुके हैं और अगर इंटरव्यू की अगर तैयारी अभी से करेंगे, मान लीजिए उनको ये कास्ट बेस्ड सेंसस ये है क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके सामने समस्याएं, इन पर भी आप फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसे में भी इस बार 71 निबंध के पेपर में भी हो सकता है कि जातिगत जनगणना से एक आपका निबंध जोड़ के पूछा जाए। तो इस लेक्चर में मैं कवर क्या करूँगा, एक तो जो भी न्यूज़पेपर में आजकल में आया है हिंदी में, देखिए आपका ये न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छे जातिगत जनगणना क्या हिस्ट्री है उससे आया हुआ है, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार जो घर घर जाकर जाति पूछेगी सरकार, यहाँ भी आपका काफ़ी अच्छे इसमें न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। फिर इंडियन एक्सप्रेस के इंग्लिश एडिटोरियल में भी द कास्ट सेंसस को लेके काफ़ी अच्छे से इसमें डिस्कस किया गया है। बाकी मेरा जो इनपुट है कि कास्ट सेंसस क्या होता है, आखिर ये क्यों नीड है, फिर इसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हमारे देश के सामने आएगी, आगे क्या करना चाहिए, और फिर एक मेंस का लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि आखिर इसको कैसे लिखा जाए, कि जातिगत का क्या सिग्निफिकेंस है और इसका क्या इसमें सामने चुनौतियां हैं, कैसे आंसर को लिखा जाए, इन सब चीज़ का मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज के दैनिक भास्कर में जो जातिगत जनगणना के बारे में जो कुछ आया है, देखिए इसमें सबसे पहला बात ये कहा गया है कि ब्रिटिश राज में 1881 से लेकर 1931 तक जो है ना, जनगणना में ही जाति की गिनती की जाती थी, ठीक ना। लेकिन आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1951 के बाद जो है ना, जातिगत जनगणना से सरकार ने इनकार कर दिया। इसमें ये तर्क दिया गया कि चूँकि जस्ट देश अभी आज़ाद हुआ है और कई तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो जाति में हमको नहीं फंसना चाहिए, इससे कई तरह की समस्या क्रिएट हो सकती है। तो सरकार ने जातिगत जनगणना पर मोटा मोटी यहाँ पे रोक लगा दिया। फिर 1911 में यूपीए सरकार ने सामाजिक आर्थिक जनगणना किया था, बट उसका डेटा जो है ना उसको जारी नहीं किया गया। अभी पिछले 2-3 साल के देश की राजनीति में कास्ट सेंसस को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा। अगर आप 2024 का अगर लोकसभा चुनाव अगर आप देखे होंगे तो उसमें विपक्षी पार्टी जो इंडिया ब्लॉक गठबंधन था उसने लगातार ये कहा कि जब हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम कास्ट सेंसस पूरे देश में कराएंगे। और अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि बिहार में भी कास्ट सेंसस पूरा हो चुका है, फिर कर्नाटक और तेलंगाना में। तो राज्य सरकार भी कास्ट सेंसस लगातार कर रही है और डिमांड भी कर रही है। तो उसी को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार अभी जो वर्तमान मोदी जी की सरकार है उसने भी निर्णय लिया कि नहीं, अब देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए, ठीक ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो कास्ट सेंसस ये होगा, इसका जो क्या क्या, देखिए फ़ायदा तो भी है और इसका कुछ इसके सामने चुनौतियाँ भी है। तो इसमें क्या क्या इसमें महत्व या क्या इसका इम्पोर्टेंस है, जैसे कि देखिए जब हमारे पास एक ठोस आंकड़ा आ जाएगा तो उसके बेस पे हम वेलफेयर स्कीम को क्या कर पाएंगे, लागू कर पाएंगे, चाहे एजुकेशन को लेके हो जाए, एम्प्लॉयमेंट के लेके हो जाए, या जो भी कुछ हो जाए, या जो 50% का आरक्षण का जो दायरा है उस पर हम फिर से जो है ना रिव्यू कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है ना, जो हाशिए पर जो हमारा जो सोसाइटी या समाज है या जो कास्ट है उसके लिए कुछ हम जो है ना एक
टारगेट बेस्ड जो है ना एक हम स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना जो राजनीतिक पार्टी है उसमें भी कई तरह के बदलाव देखने को हमको मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये जो कास्ट सेंसस है इसके सामने कई तरह का आपको चुनौतियाँ देखने को मिलेगा। पहला देखिए चुनौती ये है कि देखिए हमारे देश में समस्या ये है कि कास्ट के अंदर कास्ट, जैसे अगर आप यूपी में आइएगा तो कोई कास्ट ओबीसी में, तो बिहार में वो एससी में है या ईबीसी में, तो दिक्कत ये है। तो हमारे यहाँ जो जाति का जो वर्गीकरण वो काफ़ी बड़ी आपको समस्या है, ठीक है ना। तो जातिगत जनगणना के सामने कई तरह की हमको चुनौतियाँ का भी सामना करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये सही ढंग से सक्सेस हो जाए, ठीक ना, सारे डेटा को सही से अगर कलेक्ट कर लिया जाए और पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से अगर कर लिया जाए तो ये हमारे देश के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा जो है ना अच्छा दस्तावेज डॉक्यूमेंट साबित हो सकता है। बाकायदा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में हो इस आंकड़े का गलत यूज या मिसयूज वो ना करे, ठीक ना। तो आप इतना मोटा मोटी इस जो है ना न्यूज़पेपर से हमको निकल के सामने बात आती है। एक बात और, जब भी कभी आप इसका आंसर मेंस में लिखेंगे तभी जो मंत्री है हमारे जो देश के अश्विनी वैष्णव जी कल ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये कि जो कास्ट सेंसस जो होगा ये हमारे देश के जो सोशल इकोनॉमिक जो संरचना है हमारे सोसाइटी का उसको मजबूत करेगा और मेरा देश लगातार जो है एक प्रगति की ओर क्या करेगा, बढ़ेगा। ये उनका ये कल का क्या है स्टेटमेंट है, आप ये भी इसमें ध्यान में रखिएगा। बाकी ये जो न्यूज़पेपर जो इंग्लिश का एडिटोरियल उसमें मोटा मोटी वही बात लिखा गया जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस किया था। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपसे ये पूछ दे कि आखिर ये कास्ट सेंसस क्या होता है, तो कास्ट सेंसस मतलब ये कि जाति का जो भी समूह है उसका काउंटिंग करना, ठीक ना, ताकि उन लोगों का पता करना, उन समूह का पता करना कि जो इकोनॉमिक और सोशल रूप से काफ़ी पिछड़ा है, ताकि सरकार उन लोगों के लिए कुछ एक बेहतर वेलफेयर स्कीम क्या कर सके, लागू कर सके। यही मोटा मोटी आपका क्या है कास्ट सेंसस है। इसमें मोटा मोटी आप ये लिख सकते हैं कि 1931 के बाद जो है ना हमारे देश में जाति की जनगणना जो है ना इसको बंद कर दिया गया है। अब फिर से जो कि देश की राजनीति में फिर से एक चर्चा का आपका क्या है मुद्दा, इन सब बातों का आप इसमें क्या होता है इसमें आप लिख सकते हैं। अब इसमें आते हैं कि ये जो जातिगत जनगणना होगा ये हमारे देश के लिए क्यों नीड है, आवश्यक क्यों है। देखिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम एड्रेस कर पाएँ जो भी सामाजिक असमानता है उसको हम पहचान कर पाएंगे, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे और सामाजिक असमानता को पहचान करके हम उनके लिए संसाधन को जो है ना पहुंचाएंगे, एलोकेट करेंगे। अगर जिनके पास एजुकेशन नहीं है या रोजगार नहीं है या मान किसी को आवास नहीं है या जो भी उनके पास कमी है, जो संसाधन उनके पास कमी है, जब मेरे पास आंकड़े आ जाएंगे तो उस बेसिस पे हम जो है ना एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कर पाएंगे। और हमारे देश में एक समस्या ये भी है ना इंट्रा कास्ट असमानता है। जैसे कि अगर यादव जाति हैं या भूमियार जाति हैं तो जाति के अंदर भी कई तरह की असमानता है, मतलब कि इकोनॉमिक बेस पे कोई अमीर है उसी कास्ट में, कोई अमीर है कोई गरीब है। तो इस तरह का पहचान करके जो है ना हम एक बेहतर भारत क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। दूसरा ये है कि मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस, मतलब कि जो भी हमारा अभी जो आरक्षण की पॉलिसी आज़ादी के बाद जो देश में चल रही है, 1990 के बाद ओबीसी आरक्षण दिया गया, उसको अभी हम मूल्यांकन कर पाएंगे कितना लोगों को फ़ायदा हुआ है, कितना फ़ायदा नहीं हुआ, या क्या आरक्षण का जो फ़ायदा उठा पाए उनको बाहर निकालना या आरक्षण में कुछ लोगों को और उसमें डालना है। इन सब चीज़ों का हम एक अच्छा मूल्यांकन जो है ना कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सेंसस, ठीक ना। दूसरा शासन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, अगर हमारे पास आंकड़े सही से हो भाई किनके पास क्या समस्या है, तो सरकार या जो भी सिस्टम में बैठे लोग हैं उनको भी नीति निर्माण करने में या कार्यक्रम को लागू करने में तो वो काफ़ी ईजी होता है, ठीक ना। दूसरा बात है कि जब ये कास्ट सेंसस मेरा हो जाएगा, एक भारतीय समाज एक व्यापक तस्वीर हमको उभर कर सामने आएगा कि आखिर हम इकोनॉमिक रूप में कहाँ खड़े हैं, ठीक ना, देश में कहाँ कहाँ रियल प्रॉब्लम है। क्योंकि आज़ादी के इतना साल बाद भी अभी भी गरीबी, बेरोजगारी या और भी कई तरह की समस्या हमको देखने को जो मिलती है, तो एक व्यापक तस्वीर हमको निकल के सामने आएगा और उस मतलब कि तस्वीर के अकॉर्डिंग हमारी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो पॉलिसी बना सकेगी। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय हम पहुंच दे सकते हैं लोगों तक। और एक बात इसमें ये हो सकता है कि जो ऐसे लोगों की हम पहचान कर सकते हैं जो अभी तक जो है ना उनको पॉलिटिकल पहचान नहीं मिला है या अभी तक आज़ादी के इतने साल बाद भी उन कास्ट ग्रुप को जो है ना नेगलेक्ट किया जा रहा है एज मतलब कि पॉलिटिकल बेसिस पे। तो पॉलिटिकल इसका इम्प्लीमेंट ये भी हो सकता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वैसे ग्रुप को जो अभी तक जो है ना उसको नेगलेक्ट किया
जा रहा है, ठीक ना। और आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक में इसमें ये फ़ायदा हमको हो सकता है कि हम टारगेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बिहार में अगर कोई कास्ट बहुत ही पिछड़ा है तो उनके लिए हम अलग स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा करके जो है हम विकास भी, आर्थिक विकास भी कर सकते हैं। तो ये जो कास्ट सेंसस का ये 5-6 आपके पास जो है ना ऐसा करके इम्पोर्टेंस ये आप एग्जाम में लिखा या इसको आप याद कर सकते हैं। दूसरा बात कि ठीक है इसका इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसके सामने कई तरह की चुनौतियाँ भी निकल के सामने आता है। जैसे पहला है कि हमारे, जैसा अभी मैं पहले डिस्कस किया कि एक तो वर्गीकरण की समस्या है, क्लासिफिकेशन की समस्या है ना, कि जाति के अंदर जाति, वो बड़ी समस्या हमारे सामने निकल के आ जाएगी इसमें। दूसरा बात कि जो भी इतना बड़ा डेटा आंकड़ा होगा जाति का, उसका अगर रॉन्ग यूज अगर हो जाए, जो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसका रॉन्ग यूज है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश के नुकसानदेह साबित हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट में ये हो सकता है कि इससे ये होगा, अगर आंकड़ा कि भाई यादव इतना है, कुर्मी इतना है, भूमिहार इतना है या ब्राह्मण इतना, तो इससे ये होगा ना कि सामाजिक विभाजन में भी बढ़ सकता है, सोशल डिवीजन जो है ना हमारे देश में बढ़ सकता है। और चूँकि हम बात करते हैं विकसित भारत की, ठीक ना, जहाँ तो इस तरह का जहाँ भेदभाव अगर सामने निकल के आएगा तो ये थोड़ा सा अच्छा बात नहीं होगा। और इसमें पांचवा ये होगा कि आरक्षण की मांग जो है ना बढ़ सकती है। जैसा कि जो बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ तो उसमें देखिएगा जाति मतलब कि आरक्षण की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये इसका ना हमारे देश के सामने कास्ट सेंसस के सामने कई सारा चुनौतियाँ भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे की राह मेरा क्या हो। देखिए जब सरकार ने घोषणा किया तो हो ही जाएगा, ठीक ना। आपको इसके बहुत निगेटिव भी नहीं जाए, आपको एक बैलेंस अप्रोच करके आंसर को लिखना है। इसमें आगे ग्राफ इसमें आप ये कर सकते हैं, अगर जनगणना होने से पहले अगर मेंस एग्जाम हो जाए, ठीक ना, तो आप आगे ग्राफ में ये लिख सकते हैं। अगर आपके मेंस एग्जाम तक अगर इसके आंकड़े अगर मैं जारी कर दिया तो वहाँ फिर हम अलग बात बताएंगे, ठीक ना। इसमें आगे ग्राफ तत्काल अभी ये आप सोच सकते हैं इसमें कि जो भी डेटा लेंगे सरकार, जो भी वर्कर्स होंगे, जो भी कर्मचारी एम्प्लॉय जो इसका जो जनगणना में भाग लेंगे, उनको सही से ना ट्रेनिंग दिया जाए, उसको सही से प्रशिक्षण दिया जाए। खासकर क्योंकि इसमें मैंने टीचर लोग भाग लेंगे और भी जो भी जो एम्प्लॉय वो भी भाग लेंगे, तो उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए। पहला ये करना चाहिए। दूसरा ये हो जाए कि जो भी डेटा जमा हो उनको अच्छे से उसको अच्छे से रखा जाए, ठीक ना, उसका कहीं मिसयूज ना हो पाए। तीसरा कि चूँकि 145 करोड़ से अधिक लोगों का गणना होगा, तो इसमें हम एआई का और भी कई सारे अदर टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करेंगे ताकि एक बेहतर एक अच्छा डेटा मेरे पास निकल के सामने आ पाए। ये हम इसमें मोटा मोटी जो है आगे की राह मतलब कि बता सकते हैं। बाकी इसके जो भी स्टेक होल्डर हैं, ठीक ना, जो भी इससे संबंधित पॉलिसी मेकर हैं, उन सब से बातचीत करके ही ना एक इसका आयोजन इस पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे देश की सरकार हो या कोई भी हो, इस आंकड़े का प्रयोग देश के सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही किया जाए। अदर और किसी पर्पज से करना हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ऐसा बात आप इसमें ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये तो मैं बताया कि जीएस अगर जो लॉन्ग पूछे या शॉर्ट पूछे तो आप इसको लिख देंगे। अगर यही कास्ट सेंसस आपको अगर निबंध में आ जाए तो वहाँ आपका अप्रोच कुछ और होना चाहिए। देखिए पॉइंट सब तो यही रहेगा, इसी को आपको डिटेल से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसमें कुछ आपके पास हमारे देश का कास्ट का इतिहास लिखना पड़ेगा, कास्ट की क्या हमारे समय विशेषता वो लिखना पड़ेगा, कास्ट सेंसस का क्या इतिहास है वो लिखना पड़ेगा, कब इसको रोका गया वो लिखना पड़ेगा, आखिर इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके हमने क्या चुनौतियां हैं वो लिखना पड़ेगा। कई सारा डायमेंशन आपको उसमें ना एसे में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसमें मैं एक अलग लेक्चर लूँगा एसे का, इसके रिगार्डिंग, उसको अलग से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन में यहाँ बना दिया, आप इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस एसोसिएट विथ कंडक्टिंग ए कास्ट सेंसस इन इंडिया। मतलब भारत में जो जाति जनगणना आयोजित कराने के संबंध में क्या इसका इंपॉर्टेंस है और इसके सामने क्या चुनौतियां, इसका आपको क्या करना है, चर्चा करना है। इसमें देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इसमें क्या क्या बात लिखेंगे। सबसे पहले भूमिका में आप मोटा मोटी ये लिख दीजिए कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई कास्ट सेंसस कराने की, ये लिख दीजिएगा। और ये जनगणना क्या होता है वो बता दीजिएगा। और अंतिम 1931 में हुआ था ये भी आप इसमें जिक्र कर सकते। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपकी भूमिका में या भूमिका के नेक्स्ट पैराग्राफ में आप इसमें मोटा मोटी लिख सकते हैं। अब इसमें बॉडी पार्ट में जो कि 2 पार्ट कहता है, इसमें क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस जो अभी ऊपर में डिस्कस किया उसके 5-6 पॉइंट डाल दीजिए। और जो भी चुनौतियां का मैं 3-4 पॉइंट डिस्कस किया वो भी आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका ये बॉडी पार्ट में हो जाएगा। अब अंतिम में देखिए इसमें 1-2 केस स्टडी आप ये डाल सकते हैं। देखिए जब बिहार में जो कास्ट सेंसस का आप जिक्र कर सकते हैं कि जब जाति जनगणना वहाँ बिहार में हुआ तो सरकार ने कई सारा वेलफेयर स्कीम वैसे लोग के लिए जारी किया जो बहुत ही पिछड़ा था, तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदा है। लेकिन हाँ इसके साथ ही वहाँ जो है ना आरक्षण की मांग भी तेज हो गई। ये दोनों बात आप उसमें केस स्टडी के तौर पर
उस आंसर में जरूर पुट कीजिएगा। देखिए केस हिस्ट्री से ये होता है आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। 70 का जो भी बैच चल रहा था मैं हमेशा सबको बोल रहा था कि आप अपने आंसर में एग्जाम्पल पुट कीजिए, कोई कोटेशन डालिए, कोई केस, इससे आपको मार्क्स 1-2 मार्क्स इंक्रीज होता है। ये मैं खुद किया हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। अब अंतिम में इसमें निष्कर्ष आप देखिए क्या लिख सकते हैं। मोटा मोटी निष्कर्ष में डालिए कि जो जातीय जनगणना जो है ना, ठीक है, कई तरह की चुनौतियों से भरी होने के बावजूद हमारी जो प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने व समावेशी विकास को बढ़ावा देने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। नीति निर्माण के लिए सटीक डेटा का लाभ उठाकर भारत के सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय, सम्मान के अपने संवैधानिक आदर्शों के करीब पहुंच सकता है ऐसा करके। या इसको चूँकि हमको दोहरा फायदा से एक विकसित भारत बनना है। विकास का मतलब क्या है? विकास सभी के लिए, सबका विकास। तो सबका विकास में तो ये हमारे पास आंकड़ा होता है, सब तक पहुँचेंगे। आप इसको विकसित भारत से भी जोड़कर क्या कर सकते हैं, अंतिम भूमिका, फिर अंतिम निष्कर्ष में इसको लिख सकते हैं। तो मोटा मोटी इसमें बता दिया कि इसमें क्या क्या आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। पीटी में भी कुछ क्वेश्चन इसमें आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए मेंबर हैं या जो मेरे यूट्यूब पर जुड़े हुए मेंबर, वो क्या कर सकते हैं, इनका अगर आपको ये आंसर लिखना है, ठीक ना, तो आप इस आंसर को लिख के मैं अपने टेलीग्राम पे IAS फाइटर्स पे एक लिंक दूंगा, वहाँ पे आप अपने आंसर का PDF सबमिट कर सकते हैं। जैसे हमको टाइम मिलेगा मैं आपका वो आंसर कॉपी चेक करके आपको सेंड कर दूंगा। बाकी 71st का जो कि अब नोटिफिकेशन इस महीने में भी आ ही जाएगा मई में, और एग्ज़ाम भी सितंबर में के भी चर्चा में PT हो सकता है। तो इसी को ध्यान रखते हुए 71st BPSC फाउंडेशन बैच 2 हम शुरू कर रहे हैं। ये 6 मई से हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका मेंस के साथ साथ हम लोग PT को भी कवर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इंडियन पॉलिटी अगर हम शुरू करेंगे 6 मई से, तो प्रस्तावना है या फंडामेंटल राइट है, ये ऐसा टॉपिक है, ये मेंस में पूछता है और ये PT में पूछता है। हम जो कॉमन टॉपिक है PT मेंस का, उसको साथ साथ करते चलेंगे अभी, ठीक ना। और अभी समय आपको PT मेंस दोनों करना ही चाहिए। तो इस फाउंडेशन बैच में आपका PT भी, मेंस भी, निबंध भी, DI भी, हम लोग सब फोकस है। इस बार DI काफ़ी टफ पूछा था, हम ये कोशिश करें पर डे अल्टरनेट डे पे आपको DI का प्रैक्टिस भी दूँ, ताकि आपका DI भी क्या हो, मजबूत हो जाए। बाकी इसका प्लान मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। फिर जब PT का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम का, तब हम उसके बाद PT बैच भी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो इसमें ये जो फाउंडेशन बैच 6 मई को जो हो रहा है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी लगातार हम अपने इस यूट्यूब पर, अपने टेलीग्राम पे 71st लगातार आपके पास कंटेंट हम शेयर करते रहेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है आप बने रहें, ठीक ना। आपको अगले 6-7 महीने में जब आप PT देंगे, जब मैथ देंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाए, 70 वालों के लिए हुआ। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।